Good morning, children. Today we are going to start our civics portion. The first chapter of civics, the role of the constitution. Okay. Beta, in previous classes we have already studied about that India is a democratic country, and to make the democracy, constitution has been created. है ना, इतना हम जानते हैं. So in this chapter we will study about the basic features of Indian Constitution and need for it. Constitution कैसे बनाया गया है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं और इनकी क्या ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम जानेंगे नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड कराने वाला एक कलेक्शन होता है. बेसिक रूल्स का एक कलेक्शन है जो किसी देश की गवर्नेंस को एक फ्रेमवर्क देता है जिसके बेस पर वो वहाँ की गवर्नमेंट काम करती है. कॉन्स्टिट्यूशन को किस लिए अडॉप्ट किया गया है? ताकि जो गवर्नमेंटल मशीनरी है वो इस्टेब्लिश हो सके, सरकार बन सके. और सरकार वो कैसे बने कि जो समाज है, सोसाइटी है, वहाँ पर पीस और ऑर्डर मेंटेन हो सके. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अलग अलग तरह के लोग जो हैं देश में रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले, उनमें विश्वास और समन्वय, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करे और लोग पीसफुली अपनी लाइफ को जी सकें. नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है और पावर्स के डिवीज़न के बारे में बताता है, किसको कितनी पावर दी गई है. ना केवल पावर का डिवीज़न करता है कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि उनकी पावर्स को लिमिट भी करता है ताकि वो अपने पावर का मिसयूज़ करके देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके. ओके. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल प्रोवाइड कराता है. किसके लिए? गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए. एक गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, गवर्नेंस किस तरह से होगा किसी कंट्री का, इसके लिए एक नियम का सेट देती है, प्रोवाइड कराती है. और जो किन सिद्धांतों के आधार पर उस देश की सरकार काम करेगी, ये एक सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल प्रोवाइड कराती है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो सब उस कंट्री की गवर्नमेंट से एग्री हो सकें. है ना, जिस वे में वो एग्री हो सके उसी वे में गवर्नमेंट अपना काम करे. इसके लिए सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराती है कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें गवर्नमेंट की टाइप इंक्लूड होती है और साथ ही कुछ जो आदर्श हैं, जिन आदर्शों के ऊपर, जिन आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ताकि जो देश के लोग हैं उस पर अपना विश्वास बनाए रखें, कॉन्स्टिट्यूशन को पर अपना फेथ और बिलीफ बना कर रखें. जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो क्या है? कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना, उसके बारे में बताना. आज लगभग ज़्यादा हर कंट्री जो है वर्ल्ड में, सबका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना. कॉन्स्टिट्यूशन को जो है किसी भी कंट्री का मदर ऑफ लॉ कहा जाता है, कानून की जननी. है ना, जो भी कानून है, व्यवस्था है, वो सब कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बनाए गए हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो लॉज हैं, उन्हीं के बेस पर कंट्री की गवर्नमेंट रन करती है. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मदर ऑफ लॉ कहा जाता है. हर लॉ जो बनाया गया है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? अकॉर्डिंग विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ. तो जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉज फ्रेम करने के लिए बेस देता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, शामिल थे इंडियन सोसाइटी के। और इंडियन जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इफ़ेक्ट में आया था। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, है ना, क्योंकि इस दिन हमारा देश रिपब्लिक बना था। हमारे देश का जो संविधान है वो हर सेक्शन और हर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हों, चाहे वो वीकर क्लास से आते हों, चाहे बैकवर्ड क्लास से आते हों, चाहे डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हों, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, सबके हित के लिए सबके हित को ध्यान में रखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है और कैसे है। नाउ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है बेटा? प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किन बेसिक आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, किन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, किन एस्पिरेशंस के बेस पर बनाया गया है, ये इन सब का इंट्रोडक्शन हमें प्रीएम्बल देता है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ आपको दिखाती हूँ मैं, ये जो बना हुआ है ये देखिए, दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो उसके फर्स्ट पेज पर ये प्रीएम्बल दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो इस क्या लिखा हुआ है इसमें कि हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी आत्मा से में रिजॉल्व करते हैं, अपने अंतर मन से इसको स्वीकार करते हैं, ताकि जो हमारा देश है वो सोवेरियन बन सके, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। ओके, सो द स्टेट ऑफ इंडिया एम्स टू गारंटी टू इट्स सिटीजन लिबर्टी। हमारा जो देश है, हमारा देश यहाँ रहने वाले हर नागरिक को लिबर्टी देता है, इक्वालिटी देता है, समानता देता है, फ्रेटर्निटी देता है, अखंडता देता है और जस्टिस, न्याय देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इस देश में रहने वाले लोगों को इसकी गारंटी देता है कि वो आज़ाद रहेंगे, एक इक्वल समझे जाएंगे, उनकी जो फ्रेटर्निटी है, उनकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जाएगा, उन्हें हमेशा न्याय दिया जाएगा। हमारे देश का जो संविधान है वो इक्वालिटी देता है उसके हर सिटीज़न को, चाहे उसके लाइफ का कोई भी फील्ड हो, हर जगह उन्हें समानता दी जाती है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इट्स अ वास्ट कंट्री। यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, मल्टी रिलीजियस फैब्रिक है, यहाँ पर बहुत धार्मिक मान्यताओं के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग फेथ और रिलीजियस ग्रुप जो हैं यहाँ पर शांतिपूर्वक रहते हैं, है ना। और उनमें एक दूसरे में रिस्पेक्ट भी होती है, टॉलरेंस की भावना भी, टॉलरेंस भी होता है, उनमें सहिष्णुता होती है। और जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके कल्चर्स हैं, उनके कस्टम्स हैं, इन सब के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ बहुत ही शांति से कोएग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं। यहाँ पर वर्ड सेक्युलर जो आया है, सेक्युलर का मतलब क्या है? जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब ये है कि हमारा प्रीएम्बल में लिखा गया है जो, तो हमारा संविधान कहता है कि देश का कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है भारत का। यहाँ पर हर धर्म को बराबरी से सम्मान दिया जाएगा, ठीक है, या दिया जाता है। धर्म को मानने की आज़ादी है यहाँ पर, ये एक मेन फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना। ये एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो अब हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये बेसिक कंडीशन है जिसमें
यहाँ रहने वाले लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कराता है, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराता है इस देश में रहने वाले लोगों को, सभी लोगों को, जो उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट जो है हर सिटीज़न को दिए गए हैं जो भारत में रहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीज़न को 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। दीज आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली स्टेट करता है, क्लियरली बताता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति वो कानून की नज़र में बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, पर वो कानून लॉ के सामने इक्वल है। लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के नज़र में कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है हमारे देश में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर चुकी है इसी बेस पर। किस बेस पर? राइट टू इक्वालिटी के बेस पर। देन राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में एक्सप्रेशन, स्पीच का फ्रीडम दिया गया है हर नागरिक को, यूनियन फॉर्म करने का फ्रीडम दिया गया है, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम दिया गया है, और असेंबली को पीसफुली मेंटेन करने का भी फ्रीडम हमको मिला है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हर एक व्यक्ति के हित को सुरक्षित रखने के लिए, हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेफ रखने के लिए, स्पेशली पुअर जो हैं, गरीब हैं या कोई डिप्राइव हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये जो है राइट दिया गया है। गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेजेस देती है लेबर को। मिनिमम वेजेस मतलब उनके लिए एक मजदूरी निर्धारित किया गया है कि किसी भी लेबर को, किसी भी मजदूर को इस स्पेसिफिक एक तय कर दिया जाता है अमाउंट, उस अमाउंट से कम किसी को भी मजदूरी नहीं मिलेगी, है ना। जो फोर्स लेबर हैं वो बैन कर दिया गया है, बंधुआ मजदूरी बैन कर दी गई है और इसे एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जा चुका है। चिल्ड्रेन को फैक्ट्रीज़ में, माइंस में और दूसरे हजार्डस वर्क करना अलाउ नहीं है। जो ऐसा करवाता है उसको पनिश किया जाता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश में कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और भी कुछ जो धर्म हैं जिनको मानने वाले लोग यहाँ पर जैन रहते हैं। तो इन सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने रिलीजन्स को मानने का, उन्हें प्रैक्टिस करने का पूरा फ्रीडम दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है दैट स्टेट हैज़ नो स्पेसिफिक राइट। देश का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। यहाँ पर भारत में हर धर्म को बराबरी से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे के रिलीजियस बिलीफ में रोक टोक लगाने की या फिर उसको रोकने का कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति अपने धर्म को जो है मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारे देश में, जैसे इंडिया जैसा देश है जहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन और अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सके और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को बरकरार रखा जा सके। तो ये जो कम्युनिटीज़ जो हैं इनको राइट दिए गए हैं कि वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सेटअप कर सकें अपनी टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में। जैसे मुस्लिम्स हैं यहाँ पर हमारे देश में, तो वो अपने मदरसे चलाते हैं, मदरसा बनाते हैं, वहाँ पर अपने तरीके से अपने धर्म की वो टीचिंग्स देते हैं। तो इन सब की जो क्रिश्चियंस हैं
वो भी चर्च में अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में बनाने की सबको छूट दी गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या होता है कि ये जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये किसी एक व्यक्ति से लेकर के और जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है उन सब के हितों को ध्यान में रखने के लिए, सेफ रखने के लिए बनाया गया है। अगर कोई ऐसा कानून है जिसके कारण किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेट हो रहा है या फिर उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के कानून को बदलने का या फिर उसे रोकने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का या फिर उसमें सुधार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो किसी भी सिटीज़न के लिए उसके इंटरेस्ट को फुलफ़िल नहीं करता, उसके हित में नहीं है, तो क्या किया जाता है कि उसको रेमेडी किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। इसका अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, इन ऑलमोस्ट एवरी democratic country the rights to every citizen is protected irrespective of their caste, color, religion, belief, sex etc. लगभग हर डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया जैसे और भी जो देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं, उन सभी देश में है ना, जो लोगों अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के जो लोग हैं, तो उनसे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। उनकी जाति या फिर उनके कलर या फिर उनके रिलीजन या फिर उनकी बिलीव्स या फिर उनके सेक्स के बेस पर उनसे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक दूसरे की ड्यूटीज़ को कॉरस्पॉन्ड करने का अधिकार नहीं मिला है। हमें अपने ड्यूटीज़ का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के कर्तव्यों के बीच में नहीं आना चाहिए, एक दूसरे की ड्यूटीज़ के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो टू अवेल आर राइट वी मस्ट फुलफिल आर ड्यूटीज़। तो अगर हमें हमारे अधिकार चाहिए तो अपनी ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर आपको पेरेंट्स ने पढ़ने का अधिकार दिया है, आपको स्कूल जाने का अधिकार दिया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशन को फुलफ़िल करें। ठीक है, अगर कंट्री ने आपको राइट्स दिए हैं तो आपका ये ड्यूटी है कि आप भी उस कंट्री की रक्षा के लिए, उस कंट्री के इंटरेस्ट में काम करो, ना कि उसको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए करो कुछ काम। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और साथ ही इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन की गई हैं। लेकिन ये जो ड्यूटीज़ हैं, इनको ना मानने पर किसी तरीके का कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, कानून भी इनको नहीं रोक सकता है। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कानून के दायरे में नहीं आती हैं। ये हमारा मॉरल दायित्व है कि हम इन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हमारी कंट्री, उसके आइडियल्स और इसके इंस्टीट्यूशंस की हम रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग का हम रिस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम का हम सम्मान करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल। हमारे जो नेशनल स्ट्रगलर्स थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया था, उन्होंने जो भी हमें आइडियाज़ दिए हैं उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए और उसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरानिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपनी कंट्री की सोवेरानिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को, एकता, अखंडता को बचाने के लिए, सर्वप्रभुता को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेयर एवर नीड्स। जहाँ भी हमारे देश की रक्षा के लिए हमारी ज़रूरत हो वहाँ हमें पहुँचना चाहिए, वहाँ हमें
प्रेजेंट रहना चाहिए। देन टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड amongst all linguistic and regional diversity, to renounce the practices derogatory to the dignity of women। और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, आपस में भाईचारा रहे, अलग अलग जो भाषाएं हैं, जो रीजनल डाइवर्सिटी हैं, उनको छोड़ करके हमें सबको एक होके रहना है। और जो महिलाएं हैं उनके डिग्निटी का, उनके सम्मान का ध्यान रखना, ये भी हमारी ड्यूटी है। और साथ ही हमारे देश का जो रिच हेरिटेज है, जो हमारे देश का कल्चर है, संस्कृति है, इसको प्रिजर्व करना, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सुरक्षित रखना और आने वाली जनरेशन को उन्हें बताना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ ये सब हैं, इन सब को इम्प्रूव करने की और प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनको सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमैनिज़्म को, मानवता को बढ़ाना और इंक्वायरी का स्पिरिट रखना और रिफॉर्म, हमेशा सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए आगे हमें। ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकार की जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, वायलेंस से बचना। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर, हर वो काम करना, हर ऐसे एक्शन करना जिससे हमारे देश का सम्मान हो और जो है आगे बढ़ता जाए हमारा देश हमेशा। ठीक है। तो ये सब हमें ड्यूटीज़ बताई गई हैं हमारी। अगर हमें राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, दोनों को हमें बराबर फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर हम अपने राइट्स को पाना चाहते हैं, हम चाहते कि हमें अधिकार मिले, तो हमें अपने कर्तव्य भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करें, आपको बहुत प्यार करें, है ना, आपकी हर इच्छा का सम्मान करें, तो आपका भी ड्यूटी क्या बनती है, आपका ये राइट है आप अपने पेरेंट्स से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाना, अपनी इच्छाओं को पूरा कराना, लेकिन आपकी साथ में ये ड्यूटी भी बनती कि आप भी अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो, है ना। सो दिस इज़ द डिफरेंट फेस ऑफ सेम कॉइन। जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, वैसे ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये दोनों एक ही कॉइन के टू डिफरेंट फेसेस हैं। सो बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप my explanation here. In next classes we will study about social evils and secularism. Okay, beta, read this chapter nicely and listen the explanation very carefully. It's very important because ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, इसके बाद आपको इसे 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है बेटा। ओके, गुड डे।